डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम के एलिमेंट्स को या हमारे HTML पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जिस एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसे हम लोग एक्सेस करेंगे। जिस तरह हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक डिव है और वो हमारे पास मेन के अंदर डिफाइंड है। अब हम लोग सबसे पहले इस डिव को सिलेक्ट करेंगे। इसके हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। लेट्स से हम लोग क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेन डिव। अब क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया हुआ है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं यूज़ किया हुआ, तो जो भी हमारे पास फर्स्ट डिव मिलेगी मेन में वो रिटर्न हो जाएगी। अब हम लोगों के पास जब ये एक नोट के फॉर्म में आ गई, तो अब हम लोग इसको इसके थ्रू हम लोग अब इस एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, इस डिव को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग कह दें कि जी नोड डॉट क्लास नेम इज़ इक्वल टू येलोइश, और लेट्स से येलोइश हम लोगों ने एक स्टाइल डिफ़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग येलो कर देते हैं। तो जब हम लोग ये लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोड के अंदर नोड डॉट क्लास नेम येलोइश, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास येलो हो जाएगा। अगर हम लोग इसको येलोइश को रिमूव करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, नोड की क्लास लिस्ट को एक्सेस करेंगे। क्लास लिस्ट अब एक लिस्ट ऑफ क्लासेस है जिसके अंदर वो तमाम CSS क्लासेस जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होंगी जो इस एलिमेंट पे अप्लाई हुई हुई हैं। तो अभी इसके ऊपर क्योंकि बॉक्स पहले से अप्लाई हुआ था, येलोइश की हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोगों ने इसे अप्लाई किया, तो जब हम लोग डॉट रिमूव येलोइश करेंगे तो ये अब क्लास उससे रिमूव हो जाएगी और उसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो, अब वो हमारे पास रीसेट हो जाएगा, जैसा पहले था उसी तरह हो जाएगा। हम लोगों ने ऑल्दो HTML के अंदर भी बॉक्स की क्लास डिफाइन की हुई है, लेकिन हम लोग कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड के फंक्शन के थ्रू। फिर इसी तरह हम लोग क्लासेस को रिमूव, जिस तरह पहले रिमूव किया था, तो अब दोबारा भी हम लोग इसको रिमूव करके दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास कोई क्लास अगर है तो वो गायब हो जाए, और अगर गायब है तो वो अवेलेबल हो जाए, मतलब उसका हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए फिर टॉगल का फंक्शन है। तो आप नोड डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, अब हाइट को जब आप करेंगे, अगर हाइट उसके अंदर पहले से क्लास नहीं है उस एलिमेंट की, तो वो उसकी क्लास बन जाएगी। और फिर जब सेकंड टाइम आप टॉगल करेंगे हाइट को, तो अब वो अगर उसका हिस्सा है तो अब वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो अगर है तो टॉगल से क्या होगा, बेसिकली ऑन ऑफ स्विच है कि अगर क्लास है तो उसे गायब कर दो, अगर क्लास नहीं है तो उसको उस एलिमेंट का हिस्सा बना दो। डॉम के अंदर जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आपके पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप एक नोड पे रहते हुए उसके जो सराउंडिंग नोड्स हैं या उससे जो रिलेटिव नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये पैराग्राफ है, ये आपके पास एक नोड में आ गया, तो नोड डॉट पेरेंट नोड क्या होगा, ये आपके पास P की जो पेरेंट नोड है वो आपको मिल जाएगी। तो आप एक नोड पे रहते हुए उसकी जो रिलेटिव नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट नोड हो गई, नेक्स्ट सिबलिंग हो गया, प्रीवियस सिबलिंग हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, चाइल्ड नोड्स हो गई। तो एक नोड पे रहते हुए आप डिफरेंट जो उसके रिलेटिव नोड्स हैं, उससे रिलेटेड जो नोड्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एलिमेंट के कंटेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक नोड है, उसके वो एक एम्प्टी नोड है, लेट्स से एक पैराग्राफ है और उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर फू बार लिखा हुआ आ जाए और बार जो है वो इटैलिक्स में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड को एक्सेस करेंगे क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के थ्रू, और फिर हम लोग करेंगे नोड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्म में HTML का कोड दे देंगे, जैसे यहाँ पे फू em /em दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास रन टाइम के ऊपर इस तरह ये जो चीज़ है ये हमारे पास इसका हिस्सा बन जाएगी, राइट। और ये हमारे पास स्क्रीन पे किस तरह नज़र आएगी कि हमारे पास ये जहाँ पे ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे हमारे पास फू लिखा हुआ होगा और फिर इटैलिक्स में हमारे पास बार लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन पे हमें, जब हम लोग ये कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस वक्त स्क्रीन पे हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेट्स हैव लेट्स डू दीज चेंजेस इन एन एग्जाम्पल। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट कंसोल को यूज़ करते हुए कैसे आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर कर रहे हैं वही काम आप एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट या जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक HTML का कोड है और अब हम लोग लेट्स से एक क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं ग्रे की, जिसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर एक ग्रे का बैकग्राउंड कलर हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं डॉम के थ्रू और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग उसकी क्लास कैसे चेंज कर सकते हैं, या अगर और कोई मैनिपुलेशन करनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है वो ये मेन को हम लोग एक्सेस करते हैं और इसकी हम लोग क्लास जो है वो चेंज करते हैं टू ग्रे। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग HTML पेज पे आते हैं, इस पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे आपके पास कंसोल है। अब पहला काम हम लोगों ने ये करना है कि ये जो डिव है इसको हम लोगों ने एक्सेस करना है। तो इसको हम लोग क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरिएबल नोड का ज़रूरी नहीं है कि नाम आप नोड रखें, आप इसको मेन भी कह सकते हैं, आप इसको डिव भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग CSS का कोड देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेन दे दिया। तो अब हमारे पास ये जो नोड है ये हमारे पास एक्सेस हो गई। अब इसके थ्रू हम लोग लेट से इसकी क्लास चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं नोड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू ग्रे, राइट। अब इसको जब हम लोग एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास उस पर ये क्लास अप्लाई होगी और उस डिव का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ग्रे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब लेट से हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो डिव है ये एम्प्टी हो जाए और इसकी जगह हमारे पास जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे? नोड डॉट इनर HTML, राइट। और यहाँ पे हम लोग इनर HTML के अंदर कह देते हैं कि H1 के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो वी गॉट एन एक्सेप्शन हेयर। वो ये कह रहा है कि नोड के अंदर जो है वो इनर HTML जो है वो एक फ़ंक्शन नहीं है। तो दैट मीन्स कि इनर HTML फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो एट टाइम्स आपके पास एरर्स आ जाते हैं, यू जस्ट नीड टू रीड द एरर्स केयरफुली एंड रिजॉल्व देम। तो फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को हम लोग कॉल नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो लेट्स सी, इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास उसके जो पहले वाले कंटेंट्स है वो ख़त्म हो गए और वो रिप्लेस हो गए इन न्यू कंटेंट्स के साथ, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनर HTML इज इक्वल टू H1 में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है। लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ पे देख तो लिया कि हम लोग डॉम के थ्रू कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन डोंट डू दिस टू ऑफन, राइट। बिकॉज जो आप चीज़ें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, ये सर्च इंजन को या जो एक सिंपल आपके पास क्रॉलर है जो आपके पेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो आपका कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप सिर्फ इसको जहाँ पे ज़रूरत है उसके लिए यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपने ओवर यूज़ नहीं करना एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट और डॉम को। हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने वेब पेज के अंदर HTML एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, एंड अगेन वी विल डू दिस यूजिंग डॉम। डॉम के अंदर जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एलिमेंट पहले क्रिएट करेंगे। उसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। और फिर जोन सी नोड्स हम लोग क्रिएट करते जाएंगे उन्हें हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। अपेंड चाइल्ड के थ्रू लेट से कनेक्ट कर सकते हैं, या और हमारे पास फंक्शंस हैं उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब एलिमेंट हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा तो उससे हम लोगों ने अपने डॉम ट्री के अंदर जिस जगह पे प्लेस करना है वहाँ पे जाके हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक HTML कोड है जिसके अंदर हमारे पास एक डिव है विद ID फर्स्ट, और उसके अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन है, एक H1 है और एक हमारे पास पैराग्राफ है। अच्छा, अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक थर्ड पैराग्राफ ऐड हो जाए और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो। तो जब टेक्स्ट होगा तो सबसे पहले हमें इनर मोस्ट चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट वुड बी टेक्स्ट। तो हम लोग एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे ना, इट शुड बी अ डॉम टेक्स्ट ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट के थ्रू हम लोग जो है वो नोड्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है वो हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं। जिस तरह हम लोग लिखते हैं लेट्स से दिस इज़ डायनामिक। अब ये हमारे पास टेक्स्ट नोड क्रिएट होगी, अब ये किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं हुई। जब हमारे पास टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग जो पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ
की नोड क्रिएट करें। ना पैराग्राफ इज़ एन HTML एलिमेंट, तो उसके लिए हम लोग क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट p। इससे पैराग्राफ टाइप का हमारे पास एक एलिमेंट क्रिएट होगा, उसे हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया p में। अब हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो इस पैराग्राफ का हिस्सा बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, p डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब हमारे पास एक पैराग्राफ बन गया जिसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। अब हम लोग इस पैराग्राफ को अपने HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे। हम लोग लेट्स से ये div की हम लोगों ने ID असाइन की हुई है फर्स्ट, तो हम लोग उसे गेट करते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू या क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। अब हमारे पास ये नोड आ गई। अब इस नोड के अंदर हम लोगों ने जो पैराग्राफ क्रिएट किया उसे ऐड करना है, तो वो हम लोग अपेंड चाइल्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड p। इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ की नोड क्रिएट हुई थी ये अब हमारे पास इस डॉम ट्री का हिस्सा बन जाएगी और ये हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवेंट्स बेसिकली हमारे पास किसी चीज़ के अकर होने का नाम है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट मेनली खासतौर पर वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है वेब पेजेस के लिए। तो वेब पेजेस पे जब भी हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म होगा, यूज़र किसी चीज़ को क्लिक करेगा या कुछ टाइप करेगा, तो उसके अगेंस्ट एक इवेंट जो है वो क्रिएट होगा। उस इवेंट को हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल करेंगे। लेट्स सी हाउ कैन वी हैंडल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स हैं वो हमारे पास मोस्ट ऑफ देम वुड बी इनिशिएटेड बाय द यूज़र ने कहीं क्लिक किया, कोई ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया, कुछ टाइप किया, तो दीज आर ऑल यूज़र जनरेटेड इवेंट्स। लेकिन देर आर सर्टेन इवेंट्स जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट खुद जनरेट कर रहा होता है। जिस तरह सिंपल सा एक इवेंट है कि जब हमारे पास वेब पेज पूरे का पूरा लोड हो जाता है तो एक इवेंट अकर होता है, ठीक है। तो उस इवेंट को हम लोग जो है वो हैंडल कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि एक इवेंट उस वक्त ट्रिगर होता है जब जावास्क्रिप्ट उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने उसकी हैंडलिंग का कोई कोड नहीं लिखा हुआ तो दैट वुडंट बी ट्रिगर्ड, मतलब उससे अगर वो हो भी रहा है तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर रहे। इवेंट हैंडलिंग के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम। अब हमारे पास कोई HTML कोड है, उसके अंदर हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं जो HTML से रिलेटेड हैं, और हर एलिमेंट पे जब हम लोग कोई इवेंट लिसन करना चाहेंगे तो उस एलिमेंट के अंदर हम लोग जाके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इवेंट का, और उसके आगे अप्रोप्रिएट हम लोग फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक कोड है जावास्क्रिप्ट का जिसे हम लोगों ने एक्सटर्नल एक फ़ाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे वैलिडेट का फंक्शन है, चेक का फंक्शन है, हाईलाइट का फंक्शन है। ये फंक्शंस कुछ वैलिडेशन कर रहे हैं, कुछ हमारे पास जो है वो चेक कर रहे हैं कि एक नोड जो है वो हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रॉपर है या नहीं, कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करें। तो ये कुछ फंक्शंस हम लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं। अब हम लोग मुख्तलिफ इवेंट्स पे इन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग ये कहते हैं कि जब हमारे पास फॉर्म सबमिट हो, दैट मीन्स यूज़र जब फॉर्म को फिल करके सबमिट का बटन क्लिक करे तो हमारे पास वैलिडेट का फंक्शन कॉल हो जाए। जब आप इनलाइन हुक्स को यूज़ कर रहे होंगे, दिस इज़ कॉल्ड एन इनलाइन हुक, जब आप इनलाइन हुक्स को यूज़ कर रहे होंगे तो जो भी फंक्शन आप कॉल करेंगे उससे आप फिर दिस पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्म की ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास इस फंक्शन के अंदर रिसीव हो जाएगी, और फिर हम लोग इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने ठीक वैल्यूज़ दी हैं या नहीं। इसी तरह दूसरा अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, एक एलिमेंट पे हम लोग मल्टीपल इवेंट हैंडलर हुक्स भी अटैच कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक इनपुट टाइप एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम जो है वो हमारे पास नेम है। लेट्स से यूज़र का नेम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जब ये चेंज हो, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास चेंज हो तो चेक दिस का फंक्शन कॉल हो जाए। तो मे बी इस फंक्शन के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू है जो यूज़र ने एंटर किया है ये वैलिड है या नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास, और ये चीज़ किस पे अप्लाई होगी, ये फंक्शन किसको चेक करेगा, सिर्फ इस इनपुट को, सिर्फ इस टेक्स्ट फील्ड को। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन दैट वी हैड यूज फॉर द फॉर्म। फिर इसी तरह हम लोग कहते हैं कि जब उसके ऊपर फोकस आए, दैट मीन्स जब यूज़र टैप करके उस टेक्स्ट फील्ड पे आए या उस टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करे, जब उसके अंदर कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाए, तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं हाईलाइट दिस कॉमा ट्रू। उसे एक पैरामीटर भी हम लोग पास कर रहे हैं, तो दिस से हमें जो है वो टेक्स्ट फील्ड हम लोग पास ऑन कर देंगे, और ट्रू से उसका एक लोकल पैरामीटर है जिससे हम लोग उसकी हाईलाइट जो है उसका लेट से
बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे टेक्स्ट फील्ड का, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अभी वो कौन सी जगह पे इनपुट दे रहा है। और इसी तरह ऑन ब्लर, ब्लर कब होगा? जब उससे फोकस हटेगा। तो फोकस हटेगा तो हम लोग वहाँ पे जो है वो हाईलाइट का फंक्शन कॉल करते हैं, उसे फॉल्स पास कर देते हैं। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनलाइन हुक्स। और मेन उसके अंदर यही है कि आप किसी फंक्शन को अगर आपने प्री डिफाइन किया हुआ है तो आप उसको कॉल कर लेंगे। एक और तरीका भी है कि आप इनलाइन हुक के ऊपर कोई एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर लें या कोई एरो फंक्शन यूज़ कर लें, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ऑल्दो आप कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास जो कोड की मेंटेनेबिलिटी है वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। इवेंट्स को हैंडल करने का हमारे पास एक और तरीका भी है जिसे हम लोग इवेंट प्रॉपर्टी अप्रोच कहते हैं। इवेंट प्रॉपर्टी अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एलिमेंट को गेट करते हैं डॉम ट्री से, चाहे क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करें चाहे गेट एलिमेंट के थ्रू करें। हम लोग उसको गेट करते हैं और फिर हम लोग उसका जो अप्रोप्रिएट इवेंट है उस पर हम लोग किसी फंक्शन का नाम लिख देते हैं। जैसा यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है जिसकी आईडी एग्जांपल है, उसे हम लोग गेट करते हैं और कहते हैं कि उसके ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही वो ऑन क्लिक हो तो एक अलर्ट जो है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाए। इसके अलावा हमारे पास एक इवेंट लिसनर अप्रोच है। इवेंट लिसनर अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम लोग नोड को गेट करते हैं और उसके ऊपर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर का। ये फंक्शन क्या करता है? ये हमारे पास दो पैरामीटर्स लेता है। एक हमारे पास इवेंट का नाम होगा और दूसरा फिर हमारे पास फंक्शन होगा। तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये लेट्स हमारा कोई बटन डिफाइन है, उसे आईडी हम लोगों ने साइन की एग्जांपल की, हम लोग कहते हैं माय बटन, उसे हम लोगों ने डॉम के थ्रू एक्सेस गेट कर लिया। उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ये ऐड इवेंट लिसनर का फंक्शन कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कि क्लिक के ऊपर क्या हो। क्लिक के ऊपर हमारे पास लेट से कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोगों ने खुद जो फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग इस अप्रोच के थ्रू मल्टीपल इवेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पे। इसका हमारे पास फ़ायदा और नुकसान क्या है? सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इस अप्रोच के अंदर आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा HTML से। तो अब आपके पास ये जो स्क्रिप्ट है ये आपके पास एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर हो सकता है या एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट के अंदर हो सकता है, और आपके पास जो HTML का कोड है वो बिल्कुल क्लीन होगा। और जब आपने HTML के अंदर चेंज करना है तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द फंक्शनैलिटी कि उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे एम्बेड किया हुआ था। और जब आपने जावास्क्रिप्ट को चेंज करना है तो इट वुड नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। इवेंट्स को डिफाइन करने का एक और तरीका भी ये है ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू ही, कि वहाँ पे हम लोग जो फंक्शन है वो एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लिक के ऊपर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाए, राइट। तो हम लोग पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो हम लोग एज पैरामीटर जो है वो ऐड इवेंट लिसनर को दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू है। इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होता है कि हम लोग लेट से एक एलिमेंट गेट करते हैं और उसके अंदर हम लोग एक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं क्लिक का, कि जब ये डिव के ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म हो। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट देते हैं ई की। अब इसके इसके थ्रू हम लोग जिस एलिमेंट पे ये इवेंट अकर हुआ है उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम लोग कहते हैं ई डॉट क्लाइंट एक्स, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास किस जगह पे हमारे पास ये क्लिक हुआ है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ये इस डिव की जिस डिव के ऊपर हम लोग इवेंट लिसनर ऐड करें उसकी किसी प्रॉपर्टी को, लेट्स से उसके किसी चाइल्ड को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं या उसके किसी क्लास को CSS क्लास को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उसे ई डॉट टारगेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ई डॉट टारगेट से जो है वो हमें क्या होगा, वो डिव मिल जाएगा। और फिर जिस तरह हम लोग नोड के थ्रू चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं तो इस तरह यहाँ पे ई डॉट टारगेट के थ्रू हम लोग उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकेंगे। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट फेज देखे इवेंट्स को हैंडल करने के। लेट्स सी हाउ डू जावास्क्रिप्ट प्रोसेस इवेंट्स। इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि आप एट टाइम्स इस तरह होता है कि एक इवेंट मल्टीपल
एलिमेंट्स कैप्चर कर रहे होते हैं। जैसे एक पेरेंट डिव है और उसके कुछ चिल्ड्रन डिव है, आप डिव के ऊपर कोई इवेंट लगा दें तो पेरेंट और चाइल्ड सारे उस इवेंट को कैप्चर कर रहे होंगे। तो जब तक हम लोग अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट के प्रोसेस की हैंडलिंग को नहीं समझ सकते तब तक हम लोग इवेंट्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को कैसे हैंडल करता है। जावास्क्रिप्ट जब इवेंट्स को हैंडल कर रहा होता है तो एक्चुअली 3 फेजेस में इसको हैंडल कर रहा होता है। द फर्स्ट फेज इज़ कैप्चरिंग। लेट्स से आपके पास एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर आपके पास एक उसके अंदर एक मिडल डिव है और एक आपके पास इनर डिव है। जब आप पेरेंट डिव पे क्लिक करेंगे तो वो जो जब भी आप इनफैक्ट वेब पेज पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो इवेंट जो है कैप्चर होना शुरू होगा HTML से, दैट मीन्स जो आउटर मोस्ट एलिमेंट है वहाँ से, और वो जाएगा इनर मोस्ट एलिमेंट पे जो जिस जगह पे आपने क्लिक किया और उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनके इनर मोस्ट एलिमेंट तक जाएगा। दैट मीन्स HTML से बॉडी पे, बॉडी से पेरेंट डिव पे, पेरेंट से मिडल पे, मिडल से इनर पे, ये सारा जो है प्रोसेस होगा। इस फेज़ को हम लोग कैप्चरिंग का फेज़ कहते हैं। फिर टारगेट आइडेंटिफाई होगा कि इवेंट किस जगह पे अकर हुआ है, और फिर उसके बाद बबलिंग का इफेक्ट है जो आउटवर्ड्स होगा। बबलिंग के इफेक्ट में ये होगा कि इनर मोस्ट अगर आपके पास डिव है उसके ऊपर कोई इवेंट रजिस्टर हुआ है तो सबसे पहले वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर मिडल पे का इवेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर पेरेंट का, एंड सो ऑन। तो आपके पास जो इवेंट्स हैं वो 3 फेजेस में होंगे, कैप्चरिंग, टारगेट एंड बबलिंग। और हम लोग जो है इनको हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल। ये हमारे पास HTML फाइल है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, जिसके थ्रू हम लोग इवेंट्स को देख रहे थे। अब अभी नो कि हमारे पास ये एक मेन का डिव है जो एक आउटर डिव है, और उसके अंदर हमारे पास एक इनर डिव है जिसके अंदर हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, और फिर एक और डिव है जिसके अंदर हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट से सितंबर को क्लिक करते हैं तो, और हम लोगों ने इवेंट लिसनर जो है वो डिव के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास सितंबर को क्लिक करने से ये इवेंट जो है हमारे पास जो फर्स्ट डिव है इसके अंदर भी रजिस्टर होगा, और फिर जो पेरेंट डिव है उस पर भी और बॉडी पे भी। तो लेट्स सी हम लोग एक इसके ऊपर इवेंट को अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे बबलिंग का इफेक्ट कैसे अकर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर डिव के ऊपर हम लोग कोई इवेंट रजिस्टर करें, और अगर हमारे पास पेरेंट डिव है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कमेंट से लेके आई लव सेंट्रल पार्क तक, ये हमारे पास पेरेंट डिव है मेन, और उसके अंदर फिर 2 डिव्स हैं। एक हमारे पास ये ऊपर वाला डिव है बाय रिकार्डो से लेके बडी तक, और फिर दूसरा डिव है हमारे पास बाय सुजान से लेके सेंट्रल पार्क तक। तो लेट्स से हम लोग इन तीनों डिव्स पे इवेंट रजिस्टर करते हैं क्लिक का, और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिव जो हैं वो क्लिक हो रहे हैं। सो लेट्स रजिस्टर द इवेंट्स। उसके लिए हम लोग तमाम के तमाम डिव्स गेट कर लेते हैं। वी हैव 2 ऑप्शंस, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, और फिर हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये एक एरे है तो इसके अंदर हम लोग वन बाय वन एक एक डिव को गेट करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर ऑफ की का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर डिव वेरिएबल डिव ऑफ डिव, इससे हमारे पास क्या होगा कि डिव्स के अंदर जो फर्स्ट डिव है जो एक नोड होगी, डिव्स इज़ अ नोड लिस्ट, उसमें से जो फर्स्ट डिव है दैट मीन्स जो पेरेंट डिव होगी मेन, वो हमारे पास पहले आ जाएगी डिव में, फिर उसके बाद सेकंड डिव, फिर उसके बाद थर्ड डिव। तो 3 मरतबा ये लूप आइटरेट होगी। इन तीनों के लिए हम लोग इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो इसके ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा इवेंट हम लोग लिसन करना चाहते हैं। हम लोग क्लिक पे लिसन करना चाहते हैं तो हम लोग क्लिक कह देते हैं, और फिर हम लोग कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जो इस क्लिक के ऊपर कॉल होगा। लेट्स से डिव क्लिक का हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। इसके अंदर ई जो है वो इवेंट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।
अब होगा क्या कि हमारे पास जब भी कोई डिव क्लिक होगी तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर अभी के लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि लेट्स से ई डॉट टारगेट को जो है वो हम लोग कॉन्सोल के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट उसको हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो लेट्स सी जब हम लोग इस डिव को क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं। अब हम लोग पेरेंट डिव को क्लिक कर रहे हैं पहले, तो हमारे पास ये मेन वाला डिव जो है वो क्लिक हो गया, राइट। अब हम लोग ये जो इनर डिव है उसको क्लिक करते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये पैराग्राफ वाला लिंक जो डिव है वो आपके पास जो है वो सिलेक्ट हुआ, राइट। तो इनर डिव आपके पास यहाँ पे क्लिक हो गया। अब हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग ये करते हैं कि ये जो डिव क्लिक का इवेंट है ये हमारे पास कौन कौन से डिव्स के ऊपर इन्वोक हो रहा है। उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग ये करते हैं कि एक रैंडम कलर असाइन कर देते हैं। जिस भी डिव पे हमारे पास क्लिक होगा उससे हम लोग एक रैंडम कलर जो है वो हम लोग असाइन कर देंगे। रैंडम कलर जनरेट कर लेते हैं हम लोग। वेरिएबल रेड इज़ इक्वल टू, हम लोग कोई एक रैंडम नंबर क्रिएट कर लेते हैं। रैंडम नंबर के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि आर जी बी का हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके अंदर आर जी और बी तीन हम लोग वेरिएबल्स ले लेते हैं और उसके अंदर 0 से 255 तक हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोग 0 से 255 तक की वैल्यू लेने के लिए रैंडम को मल्टीप्लाई करते हैं 255 से, और ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। इसको हम लोग जो है वो फ्लोर कर देते हैं, मैथ डॉट फ्लोर। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि 0 से 255 के बीच में एक नंबर जनरेट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर फ्लोर करेंगे तो 0 से 254 के बीच में होगा, विच इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर इसे राउंड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो 0 से 255 के बीच में होगा। अब हम लोग इसकी बेस पे एक रैंडम कलर जनरेट करते हैं। अब अगर आपने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, या एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, तो आप उसके लिए बैक टिक नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। बैक टिक नोटेशन में क्या होगा कि आप एक बैक टिक स्ट्रिंग के लिए आप स्टार्ट और एंड के लिए बैक टिक्स यूज़ करेंगे, सिंगल बैक टिक्स यूज़ करेंगे, उसके बीच में आप स्ट्रिंग लिख देंगे। तो हम लोग एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, उसके अंदर RGB का हम लोग CSS का फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग तीन वेरिएबल्स दे देते हैं, जो R है और फिर जो हमारे पास ग्रीन है और फिर जो हमारे पास ब्लू है, राइट। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर RGB, R की कोई रैंडम वैल्यू होगी, G की कोई रैंडम वैल्यू होगी, B की कोई रैंडम वैल्यू होगी, और ये हम लोग इस डिव के बैकग्राउंड कलर के तौर पे असाइन कर देते हैं। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज आता है। पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, आउटर डिव को क्लिक करते हैं, तो वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो लेट्स सी कि हमने कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की। अगर हम लोग इसको देखें तो डेव क्लिक का इवेंट हैंडलर हमारे पास ठीक है। अगर हम लोग क्वेरी सेलेक्टर को देखें, इट इज़ फाइन, और ओके द प्रॉब्लम इज़ हेयर। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द इवेंट लिस्नर टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को नहीं करना, ये हमारे पास जो इंडिविजुअल डिव्स हैं, हर एक डिव के लिए इंडिविजुअली हम लोग इवेंट लिस्नर को रजिस्टर करेंगे। तो इट शुड बी डिव हेयर। लेट्स रिफ्रेश इट। अब जब हम लोग आउटर डिव को क्लिक किया तो हमारे पास उसका कलर हमारे पास पर्पल हो गया। अब जब हम लोग इनर डिव को क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास उसके साथ पेरेंट डिव का कलर भी चेंज होता है या नहीं। देखें, जब हम लोगों ने इनर डिव को क्लिक किया तो हमारे पास इनर डिव का कलर भी चेंज हो गया और आउटर डिव का, पेरेंट डिव का कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ये इवेंट अब दो हमारे पास डिव्स ने ट्रिगर किया, दो 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 डिव्स के लिए ये इवेंट इन्वोक हुआ है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग ये कहें कि जो, और ये हुआ किस वजह से है, ये इस वजह से हुआ क्योंकि बबलिंग इफेक्ट था। इनर डिव पे हमारे पास क्लिक का इवेंट रजिस्टर था, क्योंकि इनर डिव पे भी क्लिक हुआ है, पेरेंट डिव पे भी क्लिक हुआ है, तो बबलिंग की वजह से हमारे पास ये दोनों के जो क्लिक के इवेंट हैंडलर्स हैं वो इन्वोक हो गए हैं। तो इसे हम लोग प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट हैंडलर है, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि अब फर्दर बबलिंग इफेक्ट ना हो, फर्दर हमारे पास जो है वो जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं उनका अगर कोई रेलिवेंट इवेंट है वो इन्वोक ना हो, तो हम लोग ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। इससे हमारे पास ये है कि पेरेंट डिव्स के अंदर ये इवेंट प्रोपगेट नहीं होगा। तो लेट्स रिफ्रेश इट। अब अगर हम लोग इनर डिव को क्लिक करें तो आप देखें कि इनर डिव को क्लिक करने से सिर्फ उसका कलर हमारे पास चेंज हो रहा है, राइट। उसका पेरेंट डिव का कलर चेंज नहीं हो रहा, और अगर हम लोग पेरेंट डिव को क्लिक करते हैं तो फिर उसका कलर हमारे पास चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो इनर मोस्ट एलिमेंट है अगर उसके ऊपर कोई इवेंट ट्रिगर हुआ है तो सिर्फ उसके लिए वो इवेंट हैंडलर इन्वोक हो, उसके पेरेंट एलिमेंट्स पे अगर वही इवेंट रजिस्टर्ड है तो उसके लिए हमारे पास वो इवेंट हैंडलर जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। डियर स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स अलाउ करता है, जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ यूज़र किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू टाइप्स ऑफ इवेंट्स विच आर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। जो हमारे पास माउस रिलेटेड इवेंट्स हैं वो हमारे पास क्लिक है, दैट मीन्स कि जब भी हमारे पास किसी एलिमेंट पे क्लिक होगा तो हमारे पास एक इवेंट ट्रिगर होगा, अगर उसके लिए हम लोगों ने इवेंट लिसनर लिखा हुआ है। हमारे पास डबल क्लिक का इवेंट है, DBL क्लिक विच इज़ फॉर डबल क्लिक। तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी जगह पे या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे यूज़र ने डबल क्लिक किया है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास माउस डाउन, माउस अप और माउस ओवर का है। माउस डाउन के अंदर ये होता है कि जब हमारे पास माउस अभी हम लोगों ने उसका बटन प्रेस किया लेकिन उसे रिलीज़ नहीं किया, सो दिस इज़ माउस डाउन। माउस अप ये है कि जब यूज़र उसको रिलीज़ करेगा तो दैट वुड बी माउस अप। माउस ओवर जो है वो हमारे पास ये है कि हम लोग किसी एक एलिमेंट के ऊपर कर्सर को लेके गए हैं। माउस आउट जब किसी एलिमेंट से बाहर निकल रहा है हमारे पास कर्सर, और माउस मूव जब हम एक एलिमेंट के ऊपर माउस को मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लिक, माउस डाउन और माउस अप का फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए। तो क्लिक में बेसिकली क्या होगा, डाउन और अप दोनों इन्वोक होंगे, राइट। और सिर्फ अगर डाउन को करना है तो माउस डाउन, और अगर सिर्फ अप को करना है तो माउस अप। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ये यूज़ होंगे जब हम लोग कोई टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहे हैं, यूज़र से हम लोग टेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास की डाउन है जब कोई कीबोर्ड की कोई की प्रेस होगी। उसके अलावा हमारे पास की अप है और की प्रेस है। की डाउन, की अप और की प्रेस में वही फ़र्क है जो हमारे पास क्लिक, माउस डाउन और माउस अप पे। की प्रेस इज़ अ कंप्लीट इवेंट जिसके अंदर की प्रेस हो रही है, रिलीज़ हो रही है, और की डाउन में यह कि अभी की प्रेस हुई है, रिलीज़ नहीं हुई। एंड की अप इज़ व्हेन वी रिलीज़ द की। रिलेटिवली न्यू जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो टच बेस्ड इवेंट्स हैं जो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज़ होंगे। अभी तकरीबन सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स जो हैं वो आपके पास इनको सपोर्ट करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में। और इसके टच इवेंट्स भी हमारे पास उसी तरह हैं जिस तरह हमारे पास माउस से रिलेटेड इवेंट्स हैं। जैसे हमारे पास टच स्टार्ट है, टच मूव है, टच एंड है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास माउस डाउन, माउस मूव और माउस अप के इवेंट्स हैं। तो लेट्स ट्राई अ फ्यू ऑफ दीज इवेंट्स। क्लिक को हम लोगों ने बबलिंग इफेक्ट वाली एग्जांपल में देख लिया था। अब लेट्स से हम लोग कीबोर्ड के किसी इवेंट को टेस्ट करते हैं। हम लोग अभी अपनी HTML फाइल के अंदर लेट्स से एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। मेन हमारे पास ऑलरेडी डिव है, इससे हम लोग लेट्स से इन्फो हम लोग कह देते हैं, और मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। एक्शन को फॉर द टाइम बिंग हम लोग हैश सिंबल रख देते हैं ताकि हमारे पास पेज जो है वो जब हम लोग सबमिट के बटन को क्लिक करें तो हमारे पास किसी और जगह पे कंट्रोल ना जाए। हम लोग एक डिव ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, और इसकी आईडी हम लोग नेम ले लेते हैं कि हम लोग यूज़र का नेम लेना चाहते हैं।
और फिर उसके बाद हम लोग एक और इनपुट फील्ड ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ईमेल ले लेते हैं और लेबल के बीच में हम लोग ये कह देते हैं दिस इज़ फॉर नेम एंड दिस इज़ फॉर ईमेल। तो ये हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स आ गई। हम लोगों ने जो डेव के ऊपर इवेंट लिसनर क्रिएट किया था उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस फॉर्म। इसके अंदर एक हम लोग सबमिट का बटन भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसके अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसका नाम इनपुट ले रहे हैं और ईमेल इनपुट ले रहे हैं। अब लेट्स से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास नेम चेंज हो तो हमारे पास कंसोल में वो नेम डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चेंज का इवेंट लिस्टर कर सकते हैं, दैट इज़ यूज फॉर फॉर्म। लेकिन लेट्स से यहाँ पे हम लोग जो है वो इसके लिए पर्टिकुलरली इस नेम के लिए इवेंट की प्रेस का इवेंट जो है वो हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू गेट दिस दिस एलिमेंट। इसकी हम लोगों ने आईडी जो है वो नेम रखी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर इसका एलिमेंट गेट करेंगे। हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और हम लोग जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी आईडी जो है वो हमारे पास नेम है। ये हमारे पास एलिमेंट गेट हो गया और अब इस पे हम लोग इवेंट रजिस्टर करेंगे और हम लोग लेट्स से की प्रेस का इवेंट रजिस्टर करते हैं। तो हमारे पास नेम डॉट एड इवेंट लिसनर। ओके, ये हम लोगों ने इसके ऊपर इवेंट लिस्टर हम लोग कहते हैं कि की प्रेस और इसके ऊपर हम लोग लेट्स से एक एनोनिमस फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन इवेंट और console डॉट लॉग। अब अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन सी की प्रेस हुई थी तो वो हम लोग इवेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इवेंट डॉट की कोड। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी की प्रेस हुई थी। ठीक है, तो इसे रिफ़्रेश करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम क्या है और इसे हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वी गॉट एन एरर कि हमारे पास नेम डॉट एड इवेंट लिसनर इज़ नॉट अ फंक्शन। तो एट टाइम्स इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग वेरिएबल्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। तो लेट्स से हम लोग इसका वेरिएबल का नेम चेंज करके देखते हैं कि उससे प्रॉब्लम रिज्यूम होती है या नहीं, रिजॉल्व होती है या नहीं। तो हम लोग इसको यूज़र नेम कर देते हैं और यू नेम कर देते हैं और फिर दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास ये एरर नहीं आया। तो इसका ये मतलब था कि हम लोगों ने जो वेरिएबल का नेम लिया था इट वाज अ रिजर्व वर्ड और विच वी कुड नॉट यूज़ ना। तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर इवेंट लिसनर जो ऐड किया था जिसके अंदर हम लोग की कोड जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे, उससे हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं बी। इफ़ यू रिकॉल बी इज़ द आस्की कोड फॉर द आस्की कोड फॉर बी 66। तो यहाँ पे हमारे पास 66 जो है वो नज़र आ गया और ILAL। तो वी आर गेटिंग द आस्की कोड्स फॉर द कीज़ विच आर बीइंग प्रेस्ड। तो इट मीन्स के हमारे पास जो इवेंट लिसनर था इट इज़ वर्किंग फाइन और जो की कोड है वो भी हमारे पास आ गया। और इसके थ्रू हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी कीज़ यूज़र जो है वो प्रेस कर रहा है। अगर लेट से हम लोग इसके अंदर ये करना चाहते हैं कि यूज़र जो है वो अंडरस्कोर इसके अंदर टाइप ना कर सके, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अंडरस्कोर का अगर हम लोग की कोड देखें तो इट इज़ 95, राइट। तो हम लोग ये कहते हैं कि 95 जब की कोड हो तो फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करते हैं। दैट मीन्स के जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हो रहा है वो हमारे पास अकर ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ ई डॉट की कोड इज़ इक्वल टू 95, तो हम लोग यहाँ पे ई डॉट
स्टॉप प्रोपगेशन, स्टॉप प्रोपगेशन। तो इससे हमारे पास जो है वो ओके सॉरी, वी डोंट नीड स्टॉप प्रोपगेशन हेयर, वी नीड द प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से ये होगा कि जो डिफ़ॉल्ट एक्शन जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करना है वो अकर नहीं होगा। लेट्स रिफ्रेश इट। हम लोग बिलाल टाइप करते हैं अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइप नहीं हुआ। दैट मीन्स के हम लोगों ने यूज़र को अलाउ नहीं किया कि वो अंडरस्कोर टाइप कर सके, ठीक है। फिर स्पेस और अहमद, तो यूज़र इज़ एबल टू टाइप द अदर कीज़ एज वेल। सो जस्ट टू रैप इट अप, हम लोगों ने क्या किया कि एक टेक्स्ट फील्ड ऐड की, उसके ऊपर हम लोगों ने इवेंट लिस्नर ऐड किया की प्रेस का, और फिर हम लोगों ने उसके की कोड को कंसोल पे लॉग किया और देखा कि अगर की कोड हमारे पास 95 है विच रिप्रेजेंट्स एन अंडरस्कोर, तो हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से प्रिवेंट कर दिया। दैट मीन्स कि इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट ने एक्शन लेना था, अब हमने उसको स्टॉप कर दिया, और फिर अंडरस्कोर्स हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर नज़र नहीं आए। ये स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हम लोग चेक करें कि यूज़र ने जो फॉर्म फिल किया है उसने उसके अंदर ठीक वैल्यूज़ दी हैं या नहीं। उसे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। फॉर्म वैलिडेशन हम लोग डिफरेंट स्टेजेस पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग HTML कोड के अंदर फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन HTML एलिमेंट्स। जिस तरह अगर हम लोगों ने यूज़र से ईमेल एड्रेस लेना है तो उसकी हम लोग टाइप जो है वो ईमेल कर दें। इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक नंबर लेना है तो उसकी रेंज हम लोग स्पेसिफाई कर दें। तो बेस्ट थिंग वुड बी टू पुट द वैलिडेशन इन द HTML कंट्रोल्स। फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी वैलिडेशन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हों जिनके अंदर हमारे पास जो रिसेंट HTML के कंट्रोल्स हैं उनकी सपोर्ट ना हो। तो उस सूरत में बैकअप के तौर पे हमारे पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन होनी चाहिए, जिसे हम लोग जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कहते हैं, फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि यूज़र ने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हो और वो फॉर्म का बटन सबमिट कर दे। अब अगर हम लोग उसे सर्वर साइड पे वैलिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो सर्वर साइड पे जाएगा, तो सर्वर साइड पे अगर हम लोग उसे वैलिडेट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो एरोनिमस डाटा है मे बी इट गोज़ इनटू द डाटाबेस, राइट। तो हमें फिर सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन करनी पड़ेगी। तो इट्स गुड टू हैव दीज वैलिडेशंस एट ऑल द स्टेजेस। और जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन का या HTML के थ्रू जो हम लोग वैलिडेशन करेंगे, इन्फोर्स करेंगे राइट इनपुट को, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम होता है कि यूज़र को सबमिट करने से, फॉर्म सबमिट करने से पहले पता चल जाए कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्म से रिलेटेड जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास सबमिट का इवेंट है जब फॉर्म सबमिट होता है, रीसेट का इवेंट है जब रीसेंट का बटन क्लिक होता है। इसके अलावा फॉर्म डाटा का इवेंट है विच इज़ रिलेटेड टू डाटा फिल्ड इन द फॉर्म, और फिर जब हम लोग सबमिट करते हैं तब भी ये इवेंट इन्वोक होता है। और हमारे पास फॉर्म डाटा की जब हम लोग एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब भी हमारे पास ये इवेंट इन्वोक होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हमारे पास इवेंट्स हैं, जैसे हमारे पास ब्लर है। जब हमारे पास फोकस हटता है किसी एलिमेंट से तो ब्लर का इवेंट इन्वोक होता है। चेंज है, जब किसी टेक्स्ट फील्ड की लेट से वैल्यू जब चेंज होगी तो हमारे पास ये इवेंट अकर होगा। इसके अलावा फोकस है जब हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर जाएंगे। सेलेक्ट है जब हम लोग किसी टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसा ड्रैग करके, माउस से ड्रैग करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट का इवेंट अकर होगा। ये मोस्टली हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास ये इवेंट काम करेगा। सो लेट्स वर्क ऑन एन एग्जांपल, और वहाँ पे हम लोग इन इवेंट्स को यूज़ करते हुए फॉर्म वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग जो है वो ये हमारे पास फॉर्म है, इसके ऊपर हम लोग वैलिडेशन करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नेम वैलिड है या नहीं। तो हम लोग फील्ड लेवल वैलिडेशन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देख लें कि लेट्स से नेम की लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर से लेस नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग फील्ड लेवल वैलिडेशन कर सकते हैं। और हम लोग ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन कर सकते हैं कि यूज़र ने जो ईमेल टाइप किया है वो वैलिड है या नहीं। और फिर हम लोग फॉर्म लेवल वैलिडेशन भी कर सकते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो तब हम लोग सारी फील्ड्स को चेक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम वैलिडेशन। नेम की हमारे पास आईडी जो है वो हमारे पास नेम है, उससे हम लोगों ने एज अ नोड गेट किया हुआ है। उसका जो इवेंट लिसनर है टाइप का, उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक मॉड्यूल के अंदर यूज़ किया था।
और हम लोग ये करते हैं कि ईमेल को भी गेट कर लेते हैं, ईमेल के ऑब्जेक्ट को भी गेट कर लेते हैं। ईमेल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ईमेल। और इसी तरह हम लोग जो है वो फॉर्म के ऑब्जेक्ट ही गेट कर लेते हैं, ताकि बाद में जब हम फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हो तो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो फॉर्म की आईडी हमारे पास इन्फो है, तो ये हम लोगों ने इन तीनों एलिमेंट्स को गेट कर लिया। अब हम लोग नेम के ऊपर भी इवेंट रजिस्टर कर लेते हैं। नेम के ऊपर हम लोग कैसे इवेंट रजिस्टर करेंगे, यू नेम डॉट एड इवेंट लिस्नर। इनफैक्ट वी हैव ओके, लेट्स डू इट अगेन, एड इवेंट लिस्नर। इसके अंदर हम लोग चेंज पे करते हैं कि जब हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज हो तो फिर हमारे पास ये इवेंट इन्वोक हो, और हम लोग इसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं चेक नेम का, राइट, वो कॉल हो जाएगा, दिस वुड बी कॉल बैक फंक्शन। और इसी तरह हम लोग ईमेल के ऊपर इवेंट लिस्नर अप्लाई कर देते हैं, और उसके भी चेक करने पे हम लोग कर लेते हैं चेक ईमेल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद दीज टू फील्ड्स। अब हम लोग ये फंक्शंस लिख लेते हैं। चेक नेम के फंक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास नेम जो है वो ठीक टाइप हुआ है या नहीं। और मेनली वो हम लोग ये देख रहे हैं कि उसकी लेंथ जो है हमारे पास 5 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि इफ़ दिस डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज़ लेस दैन 5, तो उस सूरत में हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास लेट से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि दिस डॉट स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसका हम लोग स्टाइल जो है वो चेंज कर देते हैं, उससे एक विजुअल क्यू मिल जाएगा यूज़र को कि हमारे पास ये नेम ठीक टाइप नहीं हुआ। लेट्स ट्राई दिस। तो अगर हम लोग ओके, चेक ईमेल अभी तक हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन नहीं किया, चेक ईमेल को भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसका लॉजिक हम लोग इसकी बाद में लिख लेंगे, जस्ट टू सी हमारे पास नेम का इवेंट हैंडलर सही काम कर रहा है या नहीं। तो अगर हम लोग एक करेक्टर एंटर करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं, तो आप देखें उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास पिंक हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे पास यूज़र को एक विजुअल क्यू मिल जाए, तो वो हमारे पास एक विजुअल क्यू मिल गया कि नेम जो है वो हमारे पास प्रॉपरली एंटर नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आप ईमेल के ऊपर भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। और फिर ये कि हम लोग जो फॉर्म है उसके सबमिट के ऊपर भी इवेंट हैंडलर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके सबमिट के ऊपर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वैलिडेट का हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं, वो हमारे पास कॉल हो जाए। और हम लोग यहाँ पे फंक्शन वैलिडेट, और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से नेम की लेंथ हमारे पास जो है वो 5 से लेस तो नहीं है, और फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल जो है लेट्स से उसकी भी लेंथ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स यूज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन। जब हम लोग चेक ईमेल का फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऐट के अलावा कोई और सिंबल हो। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग नॉट ऐट लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा एनी अदर करेक्टर देन ऐट सिंबल के अलावा कोई भी करेक्टर हो। प्लस लगाने से ये होगा कि उसका एक या एक से ज़्यादा अक्रेंस होनी चाहिए, फिर हमारे पास ऐट का सिंबल आए, और फिर हमारे पास जो है वो स्लैश डॉट के अलावा हम लोग ये कहते हैं कि डॉट के अलावा कोई भी सिंबल हो। तो फिर हम लोग नॉट नॉट डॉट, इसका मतलब है डॉट के अलावा कोई भी सिंबल हो और एक या एक से ज़्यादा उसके अक्रेंस हो। दैट मीन्स कि जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं कि ABC एट मेल, तो ये ABC मैच हो जाएगा इस वाले पार्ट से, फिर हमारे पास ऐट मैच हो जाएगा,
फिर हमारे पास डॉट के अलावा जो भी करेक्टर है, वो जो भी स्ट्रिंग है, वो हमारे पास वो मैच हो जाएगा इससे। फिर हमारे पास एक डॉट का आना ज़रूरी है, और फिर हमारे पास जो है वो अगेन एक या एक से ज़्यादा हमारे पास नॉन डॉट करेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये वैलिड ईमेल एड्रेसेस को मैच करेगी। ऑफ कोर्स इसको और ज़्यादा हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, जिस तरह अगर सब डोमेन्स लेके आना चाहें, .mail.edu .pk, राइट, तो वो भी इससे मैच नहीं होगी। उसके लिए भी हम लोग थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आई लीव इट अप टू यू कि इसको आप इम्प्रूव करें। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे पास ईमेल देखें, ईमेल जो है वो हमें इस इवेंट हैंडलर के अंदर दिस के तौर पे मिलेगा, ठीक है। दिस डॉट वैल्यू से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप हुई हुई है। हम लोग ये देखते हैं कि वो जो वैल्यू है वो हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच कर रही होगी तो हमें ट्रू रिटर्न मिल हो जाएगा, और अगर नहीं मैच हो रही होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग नॉट टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है तो फिर हम लोग इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग पिंक कर देते हैं। और अगर लेट से हमारे पास कोई एरर नहीं है नेम में या हमारे पास ईमेल में, तो फिर हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स टेस्ट दिस थिंग। अभी हम लोगों ने फॉर्म की वैलिडेशन नहीं इम्प्लीमेंट की। ए तो हमारे पास जब चेंज का इवेंट अगर हुआ तो हमारे पास उसके अंदर कलर उसका पिंक हो गया। अगर हम लोग इसकी लेंथ जो है वो हम लोग 5 से ज़्यादा करते हैं, 5 करेक्टर से ज़्यादा करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास वाइट हो गया। अब लेट से एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस देते हैं, तो अब हमारे पास उसका कलर पिंक हो गया। abc@mail.com। अब उसने रेगुलर एक्सप्रेशन ने इस पैटर्न को मैच कर लिया, एक वैलिड ईमेल एड्रेस का पैटर्न है, तो अब हमारे पास ये वैलिड हो गया। और इसी को अब हम लोग ये करते हैं कि वैलिडेट के अंदर भी हम लोग ये लॉजिक जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो नेम की फील्ड है उसकी लेंथ हमारे पास 5 से कम है, या फिर हमारे पास जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमारे पास प्रॉपरली मैच नहीं हो रही, अगर वो फॉल्स होती है, इन दोनों में से कोई भी हमारे पास कंडीशन है, तो हम लोग फॉर्म को सबमिट ना होने दें। तो हम लोग ये कहेंगे ई डॉट प्रिवेंट, अंदर ई एस पैरामीटर ले लेते हैं, ई डॉट जो एक इवेंट ऑब्जेक्ट होगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये होगा कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो लेट्स रिफ्रेश इट। हम लोग एक गलत ईमेल नेम देते हैं और एक गलत ईमेल एड्रेस देते हैं, इसे सबमिट करते हैं, तो इट हैज़ बीन सबमिटेड। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम लोगों ने वैलिडेट का फंक्शन कॉल किया फॉर्म सबमिट के ऊपर, तो लेट्स सी कि हमारे पास ये फॉर्म क्यों सबमिट हो गया जबकि हम लोगों ने इसको सबमिट होने से प्रिवेंट किया हुआ था। लेट्स लुक एट लॉजिक। सो एज यू माइट हैव फिगर्ड कि हम लोगों ने जब ये एरर करेक्शन का कोड चेक किया था, कॉपी पेस्ट किया था अर्लियर फंक्शंस में से, तो वहाँ पे तो दिस हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था उस टेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब ये दिस जब वैलिडेट के फंक्शन में जाएगा तो दिस जो है वो फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट, ये नेम को या ईमेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे यू नेम और फिर ईमेल की जगह हम लोग ईमेल डॉट वैल्यू करेंगे। हमारे पास ये इस फंक्शन के अंदर इस वजह से अवेलेबल होंगे क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफाइंड है, इस वजह से हम लोग इन एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। हम लोग यहाँ पे एक इनवैलिड नेम देते हैं, इनवैलिड ईमेल एड्रेस देते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं। तो अब देखें फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। इसकी वजह हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दिया। और अगर हम लोग इसके अंदर वैलिड वैल्यूज़ दें और इसको सबमिट करें तो नाउ इट हैज़ बीन सबमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो है वो सबमिट होके ये पेज जो है वो रिफ़्रेश हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वैलिडेट फॉर्म्स। ऑफ कोर्स एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इसके ऊपर आप और वर्कआउट कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स
खुद से आप सोच के उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सी ऐसी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं जो हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट करती हैं। वन ऑफ सच लाइब्रेरीज़ इज़ jQuery. Let's have a look at jQuery, what is it and how can we use it. इनफैक्ट अगर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स को देखा जाए तो jQuery इज़ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी, और एक्चुअली ये हमारे लिए डॉम के साथ इंटरेक्ट करने को बहुत आसान कर देती है। जब हम लोगों ने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसे शो करना है, हाइड करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेड वेरी इजी यूजिंग jQuery. एक और इसका एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स के इट मेक श्योर्स के जो आपने कोड लिखा है इट रन्स ऑन ऑल द डिफरेंट ब्राउज़र्स। और अकॉर्डिंग टू w3text.com आपके पास जो jQuery है वो 78% तमाम वेबसाइट्स के 78% वेबसाइट्स पे यूज़ होती है। और उसके अलावा जो jQuery और उसके मिलती जुलती जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो उसके अल्टरनेट्स हैं, उसके अंदर 96% वेबसाइट्स के अंदर जो है वो jQuery यूज़ होती है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू विज़िट दिस वेबसाइट w3text.com. इसके अंदर आपको जो है वो जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके आपको ट्रेंड्स का पता लग जाएगा। jQuery को हम लोग अपने कोड में इंक्लूड किस तरह करते हैं? हम लोग अगेन जिस तरह हमारे पास बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के मल्टीपल वेज थे, ऑलमोस्ट वही वेज हमारे पास jQuery को इंक्लूड करने के भी हैं। हम लोग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से डायरेक्टली जो उसकी JS फाइल है उसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड टू यूज़ द main.js फाइल, क्योंकि main.js फाइल का जो साइज़ होता है वो मिनिमम होता है, फंक्शनैलिटी इसकी सेम होती है जैसे हमारे पास ओरिजिनल JS फाइल की होगी। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस JS फाइल को डाउनलोड करके अपने वेब सर्वर पे कॉपी कर लें और लोकली इसको इंक्लूड कर लें। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं npm या yarn की तरह का कोई पैकेज मैनेजर, तो उसके थ्रू भी हम लोग jQuery को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग इसको किस तरह अपनी HTML फाइल में इंक्लूड करते हैं। लेट्स डू इट। jQuery को हम लोग हेड के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं और अगर चाहें तो बॉडी से पहले भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग CDN को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग लोकल फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग CDN को यूज़ करते हैं। ये फ़ाइल जो है ये हमारे पास यहाँ से इंक्लूड हो जाएगी हमारी स्क्रिप्ट के अंदर। और अगर हम लोग लेट्स से इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें और उसी फोल्डर में रखते हैं जहाँ पे आपके पास HTML फाइल है, और इसको एब्सोल्यूट पाथ से इस तरीके से करके आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। So now we have included jQuery in our HTML page. Dear students, let's see how jQuery works. jQuery के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेलेक्टर्स का है, और jQuery जो सेलेक्टर्स यूज़ करती है वो वही सेलेक्टर्स हैं जो हम लोग CSS के अंदर कवर कर चुके हैं। तो जिस भी एलिमेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, हम लोग ये देखेंगे कि CSS के थ्रू हम लोग इस एलिमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, और उसके लिए जो सिलेक्टर यूज़ करेंगे वही सिलेक्टर हमारे पास jQuery में यूज़ हो जाएगा। jQuery को का हम लोग कोई भी जब कोड लिख रहे होते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। हम लोग jQuery का फंक्शन यूज़ करें और उस फंक्शन के अंदर हम लोग अपना रिक्वायर्ड कोड लिखें। ये वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती। जो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड अप्रोच है वो ये है कि हम लोग $साइन यूज़ करें और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग jQuery से रिलेटेड कोड लिखें। तो ये वाला फॉर्मेट जो है हम लोग ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि jQuery और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सिलेक्शन है वो हमारे पास कैसे डिफ़र करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट बाय ID या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, या जो हमारे पास गेट एलिमेंट से रिलेटेड जो फंक्शन है, या फिर हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यही काम जब हम लोगों ने
जे क्वेरी में करना होता है। लेट्स से एक हमारे पास एग्जांपल है कि बाय आईडी हम लोग गेट कर रहे हैं, और एक एग्जांपल है क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू हम लोग तमाम लिस्ट आइटम्स को गेट कर रहे हैं। अब यही काम जब हम लोग जे क्वेरी के थ्रू करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। हम लोग डॉलर साइन लिखते हैं और फिर CSS का जो कोड है उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में या कोट्स में लिख देते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर साइन पैरेंथेसिस में कोटेड हैश सिंबल हेयर, तो वो एलिमेंट जिसकी आईडी हमारे पास हेयर है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी नोड हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। अब इसके थ्रू हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं या उस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने तमाम लिस्ट आइटम्स को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग वही जो CSS है वो हम लोग डॉलर साइन में पास कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आइटम्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिंक जो है वो एक नोड लिस्ट टाइप की एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास ये एक कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स होंगी जिसको हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास jQuery का फंक्शन है ये हमेशा हमारे पास एक सेट रिटर्न करता है। ये कभी भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करता। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा भी तो वो भी एक सेट की फॉर्म में करेगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आईडी है तो अब होना तो ये चाहिए कि एक नोड रिटर्न हो, जिस तरह हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी सिर्फ एक नोड रिटर्न करता है, लेकिन jQuery जो है यहाँ पे भी जो नोड रिटर्न करेगा वो सेट की फॉर्म में होगी, तो वी हैव टू ट्रीट इट एज एन एरे। इसके हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स हैं। अगेन ये सेलेक्टर्स वही हैं जो हम लोग CSS में यूज़ करते हैं। जब हम लोग डॉलर सिंबल के अंदर स्टैटिक यूज़ करते हैं तो हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर उनको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। हम लोग टैग नेम दे सकते हैं। अगर कोई क्लास तमाम ऐसे एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर एक क्लास हमारे पास यूज़ हुई हुई है तो हम लोग डॉट के सिंबल के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे, और अगर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है बाय इट्स आईडी तो फिर हम लोग हैश सिंबल के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। हेयर आर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर हम लोग ये लिखते हैं UL A: लिंक, तो इससे अगर हम लोग CSS में लिखें तो हमारे पास वो तमाम लिंक्स जो एक UL के अंदर हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें कि jQuery के अंदर ये लिखने से हमारे पास जो तमाम लिंक्स हैं वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोगों ने वो टाइम का एलिमेंट एक्सेस करना है जो डायरेक्ट चाइल्ड है मेन का, तो ये हमारे पास मेन है और ये टाइम जो है उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, तो वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास इससे क्या होगा? एज यू माइट हैव फिगर्ड आउट कि हम लोग मेन के डिव में जाएंगे, उसके अंदर हम लोग डिव पे जाएंगे, डिव के अंदर हम लोग पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड, तो एक हमारे पास डिव इसके अंदर ये है उसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा डिव ये है उसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये दो पैराग्राफ्स हमें रिटर्न हो जाएंगे। और अगर हम लोग लेट से मेन के अंदर टाइम को सेलेक्ट करते हैं तो चाहे वो इमीडिएट चाइल्ड है या डिसेंडेंट हमारे पास नोड है, वो तमाम टाइम के एलिमेंट्स जो मेन के अंदर आ रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तीन टाइम्स हैं, ये तीनों के तीनों हमारे पास इस क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास ये क्वेरी एक सिलेक्शन का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट्स की बेस पे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करें। जिस तरह हम लोग उन तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनके अंदर वार्निंग का वर्ड आ रहा है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग ये लिखते हैं, अगर हम लोग बॉडी के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे बॉडी लिख सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ डिव्स के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बॉडी स्टैटिक की जगह हम लोग डिव भी लिख सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद कॉलन यूज़ करेंगे, फिर कंटेन्स, और फिर कोट्स के अंदर हम लोग जो वर्ड सर्च करना चाहते हैं वो। तो अगर हम लोग देखें वार्निंग हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑल दो इधर भी आ रहा है लेकिन ये कैपिटल W के साथ आ रहा है, तो ये केस सेंसिटिव मैचिंग होती है। तो हमारे पास जो स्मॉल W से शुरू हो रहे हैं जहाँ पे भी वार्निंग का वर्ड आ रहा है वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप बॉडी के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो आपके पास पेरेंट एलिमेंट्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह ये वार्निंग ऑल्दो इस एंकर टैग में आ रहा है लेकिन P जो है वो इसका पेरेंट टैग है, तो ये एंकर टैग और P ये दोनों जो है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल यूटिलिटी फॉर फिल्टरिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सम वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि jQuery के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट या एलिमेंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है कि उन एलिमेंट्स
पे अगर हम लोगों ने कोई काम करना है तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लें, लेकिन हमें jQuery ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है. These functions are called manipulators. Let's have a look at jQuery manipulators. Let's start with the simple manipulator which is HTML. HTML के अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों ने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, जिस तरह हम लोगों ने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, राइट, और फिर उसके आगे अगर हम लोग HTML और आगे empty parenthesis दे दें तो हमारे पास क्या होगा. लेट्स ब्रेक इट डाउन. सबसे पहले हमारे पास जब $P हम लोग लिखेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट, वो रिटर्न होंगे. लेकिन जब आगे हम लोग उसके ऊपर कोई मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं और वो मैनिपुलेटर हम लोग वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सिर्फ उसके अंदर से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रोसेस होगा. तो अब $P से हमारे पास तमाम के तमाम पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए. .html से क्या होगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ्स में से जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो इनर बॉडी है, जिसे हम लोग इनर HTML के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वो इनर HTML मिल जाएगा. जिस तरह अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है P और उसके अंदर लिखा हुआ है अ लिंक और फिर एंकर टैग है, राइट, फिर कुछ टेक्स्ट है, फिर एंकर टैग क्लोज हो रहा है और फिर हमारे पास पैराग्राफ क्लोज हो रहा है. तो अब जब हम लोग यहाँ पे $P.html लिखेंगे तो हमारे पास जो इस P और /P के बीच में जो हमारे पास जो भी है, चाहे टेक्स्ट है चाहे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो रिटर्न हो जाएंगे. मैनिपुलेटर्स को आप रीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और राइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जब रीड करने के लिए यूज़ करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे आप रीड कर रहे होते हैं. जब राइट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पे मैनिपुलेशन हो रही होती है. जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे अब HTML को एक पैरामीटर के साथ यूज़ करें तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ हैश मैसेज. दैट मीन्स कि वो पैराग्राफ जिसकी ID मैसेज है उसका इनर HTML हम लोग सेट कर दें बोल्ड के बीच में इनवैलिड ईमेल. अगर लेट्स से यहाँ पे हम लोग हैश सिंबल नहीं देते और हम लोग सिर्फ P यूज़ करते हैं और फिर .html के अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि तमाम के तमाम पैराग्राफ के जो इनर HTML वो चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया होगा वो उससे रिप्लेस हो जाएंगे. तो यू हैव टू डू इट केयरफुली. जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे P.warning करते हैं तो वो तमाम पैराग्राफ्स जिनकी क्लास वार्निंग है उसके अंदर जो टेक्स्ट आ जाएगा वो हमारे पास नो वार्निंग का टेक्स्ट आ जाएगा. तो जैसा हमारे पास HTML का मैनिपुलेटर है, इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट का मैनिपुलेटर है. टेक्स्ट मैनिपुलेटर क्या करता है कि जब हम लोग इसे विदाउट एनी पैरामीटर पास करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स मैच होते हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट का इनर टेक्स्ट रिटर्न हो जाता है. इनर टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट क्या है, उसके अंदर जो HTML टैग्स हैं वो रिटर्न नहीं होंगे, सिर्फ जो टेक्सचुअल पार्ट है वो उसका रिटर्न हो जाएगा. और इसी तरह अगर हम लोग उसका टेक्सचुअल पार्ट सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग इसको एक पैरामीटर पास करके सेट कर सकते हैं. जिस तरह हमारे पास HTML का मैनिपुलेटर है, इसी तरह हमारे पास एट्रीब्यूट का मैनिपुलेटर है. ये एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है. इसे हम लोग एटलीस्ट एक पैरामीटर देंगे इफ़ यू वांट टू गेट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि एंकर टैग जिसके अंदर हमारे पास उसका एट्रीब्यूट हम लोग रीड करना चाहते हैं href. तो जब हम लोग एंकर करेंगे तो हमारे पास तमाम के तमाम लिंक्स सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर डॉट एट्रीब्यूट href करेंगे तो उसमें से जो फर्स्ट लिंक होगा उसके href की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी. तो अगर उसके अंदर कोई URL है, लेट्स से उसके अंदर URL है कोई vu.edu.pk, तो वो URL हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा. अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उनके URL चेंज हो जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं a.attribute. अब इसे एट्रीब्यूट को दो पैरामीटर्स पास करेंगे href और आगे उसकी वैल्यू. तो तमाम एंकर टैग्स के जो हमारे पास URLs हैं, href की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगी funwebdev.com और किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो दिस साइट वुड ओपन.
इसे हम लोग और टैग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह अगर इमेज के साथ यूज़ करें, उसका हम लोग कहते हैं कि इमेज का हमारे पास एट्रीब्यूट है क्लास, और उसकी वैल्यू हम लोग सेट करना चाहते हैं फैंसी। तो जितने भी हमारे पास इमेजेस होंगे उनकी क्लास हमारे पास सेट हो जाएगी फैंसी। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक इमेज पे करना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग उस इमेज की कोई आईडी असाइन करें उस इमेज को, और वो यहाँ पे हैश सिंबल के साथ वो आईडी हम लोग यूज़ करें। हमारे पास HTML की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है या सेट करना है तो उसके लिए प्रॉप का मैनिपुलेटर है। जिस तरह हमारे पास ये इनपुट टेक्स्ट है, एक एलिमेंट है, चेक बॉक्स है, और उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चेक की, राइट। अब अगर हम लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं, अगर वो चेक्ड होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर वो अनचेक्ड होगा तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो पहले हम लोग उस बॉक्स को एक्सेस करते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रॉपर्टी का मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं, उसे पैरामीटर पास करते हैं चेक। तो अगर वो चेक्ड होगा तो ट्रू मिल जाएगा, अगर वो अनचेक्ड होगा तो फॉल्स मिल जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो डॉट प्रॉप वाला पार्ट है इसे आप यहाँ पे ले जाएं, राइट, एक ही लाइन में आप ये लिख लें तो इट वुड ऑल्सो वर्क लाइक अर्लियर एग्जाम्पल्स। और कुछ हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, उनकी अगर आपने वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए डॉट वैल का मैनिपुलेटर है। अगेन विदाउट एनी पैरामीटर इट वुड रिटर्न द वैल्यू रिटर्न इन द टेक्स्ट फील्ड, और अगर हम लोग जो है वो इसके कोई पैरामीटर पास करते हैं तो उस टेक्स्ट फील्ड की वो वैल्यू सेट हो जाएगी जो हम लोग एज पैरामीटर पास करते हैं। एक और मैनिपुलेटर हमारे पास जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो हमारे पास CSS का मैनिपुलेटर है, कि अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग CSS का मैनिपुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर जो है वो गेट करना चाहते हैं, तो हम लोग .css बैकग्राउंड कलर जब लिखेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। और अगर हम लोग उसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो वो हम लोग सेम फंक्शन को कॉल करेंगे विद द सेकंड पैरामीटर। तो .css बैकग्राउंड कलर और रेड, तो इससे क्या होगा कि इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड सेट हो जाएगा।